गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने जो अपनी एनसीईआरटी सीरीज शुरू की है, उसका हमारा जो ज्योग्राफी की हमने 7 चैप्टर हमारे कवर हो गए हैं। जो आज हमारा चैप्टर है लास्ट 8 चैप्टर जो है हमारा, ठीक है, लास्ट चैप्टर है आज हमारा। और जो भी नया स्टूडेंट इस वीडियो से जुड़ रहा है, इस चैनल से जुड़ रहा है, वो जाइए एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके आइए और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहेगी। और जो बच्चा नया जुड़ रहा है वो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जो पीछे वाली वीडियोस है ना, उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि जो हर एक चैप्टर है एक एक से कनेक्ट है। फर्स्ट वाला दूसरे से कनेक्ट है, दूसरे वाला तीसरे से कनेक्ट है। तो ऐसे ये सारे चैप्टर जो है आपस में कनेक्टेड हैं, तभी हमें आगे की चीज़ें जो हैं समझ आएंगी। ऐसा नहीं होगा जैसे कि अब हमने 6 क्लास का नहीं देखा और सीधा ही 7th में कूद गए, तो जो पीछे की चीज़ें हैं फिर वो समझ नहीं आएंगी, फिर वो क्वेश्चन बने रहेंगे दिमाग में। ठीक है, तो पहले जाइए और जो बाकी की वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, हिस्ट्री की भी, ज्योग्राफी की और पॉलिटी की भी, तीनों सब्जेक्ट की जो है मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाइए। ठीक है, और उस पहले उन चीज़ों को देख के आइए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे अपने भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्यजीव के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं, अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल के प्रतिदिन दिन प्रतिदिन का होने वाला परिवर्तन है। एक सेकंड, यहाँ से देखिए। हाँ, तो यहाँ से देखते हैं। जो मौसम है वो वायुमंडल के दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन जो है वायुमंडल में क्या कहलाता है? मौसम। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य की विकिरण इत्यादि शामिल है। क्या क्या शामिल है? तापमान, वर्षा तथा सूर्य की विकिरण इत्यादि। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी गर्मी होती है, कभी ठंड होती है। ठीक है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं, कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया है, जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तो आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब गर्मी आती है, गर्मी, फिर हमें जो है ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं रहती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को खाना पसंद करेंगे। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं, जैसे आजकल जो अब चली हुई हमारे ठंड का मौसम चला हुआ है ना, सर्दी का मौसम, उसमें हम जो है अपने गर्म ऊनी कपड़े पहनते हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं, है ना। तो यहाँ देखते हैं एक बार। जो सामान्यतः है भारत के प्रमुख मौसम होते हैं, कौन कौन से होते हैं हमारे? दिसंबर से फरवरी तक क्या होता है? ठंडा मौसम होता है। दिसंबर से लेके जो फरवरी है, अभी चला हुआ ना ये टाइम हमारा, दिसंबर से लेके फरवरी तक क्या होती है? सर्दी होती है, जो ये वाला टाइम चला हुआ है। मार्च से मई तक गर्म मौसम होता है। ठीक है, मार्च से मई तक कौन सा मौसम होता है? गर्म मौसम। जून से लेकर सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है। जून से लेकर सितंबर तक कौन सा? दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसमें वर्षा होती है। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर के मानसून के लौटने का मौसम होता है। ठीक है, जो अक्टूबर और नवंबर का मानसून कौन सा मौसम होता है? लौटने वाला, जिसको कहेंगे शरद। ठीक है, जो दिसंबर से फरवरी तक होगा वो सर्दी, मार्च से मई तक होगा वो गर्मी वाला मौसम होगा। और जो जून से दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है, जून से सितंबर तक जो दक्षिण पश्चिम से जो मानसून का मौसम होता है वो होता है वर्षा का। और जो अक्टूबर और नवंबर से मानसून के लौटने का मौसम होता है वो होता है शरद। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे शीत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरण, जो ठंडे मौसम में जो है सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के बारे में देखेंगे। ग्रीष्म के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। हमने पढ़ा था ना जब हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़े थे, जो ग्रीष्म ऋतु में है, जो सूर्य की किरणें सीधी उस पर विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती थी, जहाँ पर गर्मी का मौसम होता था। ये चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। जो नया स्टूडेंट वीडियो से जुड़ रहा है वो पहले पीछे की क्लासेस देख के आए, तभी हमें ये चीज़ समझ आएंगी। ठीक है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क
पवन बहती है जिसे लू कहते हैं। क्या कहते हैं? जो दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है उसको क्या कहेंगे? लू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये एक एक्टिविटी दी गई है, ठीक है, बच्चों की। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो क्या है? मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी और अरब के स्थल से बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है क्योंकि पानी की तरफ से बहती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। ठीक है, इधर देखते हैं। मानसून के लौटने का मौसम जो होता है वो शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम की वर्षा मतलब जो है इस दिसंबर का टाइम होता है जब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बहुत भारी मात्रा में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। देखिए, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की जो औसत दशा उसको क्या कहेंगे? जलवायु कहते हैं। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा क्या कहेगी? जलवायु। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहते हैं। भारत की कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु। ठीक है, भारत की जलवायु कैसी है? हमारी मानसूनी जलवायु। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से आया है। जो मानसूनी शब्द है किससे लिया गया है? जो अरबी भाषा है उसका शब्द है मौसम, उससे लिया गया है। और भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु। ठीक है, और जो मौसम है उसका अर्थ क्या होता है? मौसम। मौसम का अर्थ क्या है? मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। जो भारत में कृषि तो कहीं भी हो, एक सेकेंड, जो कृषि कहीं भी होगी वो वर्षा पर ही निर्भर होगी। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। ठीक है, वर्षा अच्छी होगी तो फसलों का उत्पादन भी अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं। यहाँ से देखते हैं, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। उस स्थान की जलवायु किस पे निर्भर करती है? किसी जो स्थान की जलवायु है किस पर निर्भर करती है? स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से उसकी दूरी और उच्चावच। ठीक है, इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थिति जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि लद्दाख के द्रास, जो लद्दाख में द्रास है, एवं कारगिल के बर्फीली ठंड पड़ती है। कारगिल में क्या होता है? लद्दाख में भी, लद्दाख का जो द्रास क्षेत्र है और कारगिल में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, बर्फीली बर्फ पड़ती है वहाँ पे। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। ठीक है, वे न ही अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडे होते हैं। कौन सी? कोलकाता की जलवायु। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र होते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मोसिनराम में होती है। ये क्वेश्चन भी बना हुआ था, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में, जो मोसिनराम है। ठीक है, विश्व के में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में होती है, मोसिनराम में। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। देखिए, बताइए, राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा कभी कभी होती ही नहीं है। और सबसे अधिक कहाँ होती है? मेघालय के मोसिनराम में। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहते हैं। जो पौधे छोटे होते हैं उनको क्या कहेंगे? झाड़ी। ठीक है, जो पौधे छोटे होते हैं उनको क्या कहते हैं? झाड़ी। जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे। ठीक है, इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ की शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाड़ियाँ तथा पौधों को बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं। जो झाड़ियाँ होती हैं अपने आप ही उग जाती है ना, कहीं भी, चाहे उनको कितना काट लो फिर से उग जाएंगी।
उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति कौन सी हो गई हमारी, झाड़ियाँ, घास और जो पौधे होते हैं जो बिना मनुष्य की सहायता से उग जाते हैं। ठीक है, क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में, एक सेकेंड, अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। अलग अलग तरह की वनस्पतियां क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि जलवायु में भी विभिन्नता पाई जाती हैं, इसीलिए। ठीक है, कि देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। आप लोगों को पता है बिना पेड़ों के ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे, है ना। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे हम सांस ले सकते हैं। ठीक है, सांस के रूप में हम ग्रहण करते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकती हैं। ठीक है, पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। और आजकल लोग तो अपनी आवश्यकता के अनुसार पेड़ों को काटते ही जा रहे हैं, काटते ही जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि देखिए अभी जब गर्मी आती है तो इतनी अधिक गर्मी पड़ती है, बहुत अधिक। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में गर्मी होती है। इसका कारण क्या है कि पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है, लेकिन उगाता कोई नहीं है। उगाते हैं बहुत कम मात्रा में, लेकिन काटते हैं उससे 3-4 गुना मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में। तो आप लोग भी जो है अपने ऐसे, अगर आप लोग नहीं उगाते हो, नहीं लगा पाते, लेकिन एक ऐसा दिन बना लीजिए, जैसे आपका जन्म बर्थडे वाला दिन है, आप ये कर लिए कि अपने बर्थडे वाले दिन हम 1 पेड़ 2 पेड़ जितना आप पेड़ लगाना चाहें वो लगाइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वनों से, एक सेकंड, वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन वन्यजीवों के प्राकृतिक निवास हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो रही हैं। देखा, बताया। ठीक है, जैसे मैंने बताया पेड़ इतनी मात्रा में कट रहे हैं, जितनी मात्रा में मतलब लोगों की इच्छाएं इतनी हो गई हैं। फर्नीचर वगैरह जब बनता है ज़्यादातर काठ से ही बनता है। ठीक है, तो उसके लिए अच्छी अच्छी लकड़ियों को काट लिया जाता है, पेड़ पौधों को काट लिया जाता है। तो इसके लिए हमें जो है अपने पर्यावरण को बचाने के लिए साथ साथ वो पेड़ लगाने भी पड़ेंगे। और आजकल तो लोग जहाँ पे पेड़ उपजाऊ होते हैं वहाँ पे घर बना लेते हैं। ठीक है, पेड़ों की, यहाँ से देखते हैं, हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। जब आप लोग टीचर्स बन जाएंगे तो बच्चों को इन चीज़ों के बारे में ज़रूर बताएं, सजग जरूर करना चाहिए हमें, है ना। और पहले सजग तब करेंगे, पहले खुद पे अप्लाई करें। हम ये प्रण लें कि हम अपने बर्थडे वाले दिन कम से कम 5 नहीं तो 2-3 पेड़ जरूर लगाएं। अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं, तभी पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, देखिए इसमें एक वो एक्टिविटी दी गई है, उसमें भी बताया गया है। लीला के माता पिता ने उसके जन्म पर नीम के एक पौधे को लगाया। प्रत्येक जन्मदिन पर उन्होंने अलग अलग पौधों को रोपा। देखिए इसमें भी बताया गया है। इनको हमेशा पानी से सींचा जाता था। अत्यधिक गर्मी, सर्दी एवं जानवरों से बचाया जाता था। बच्चे भी यह ध्यान रखते थे कि उन जो पेड़ पौधे लगाए हैं उनको कोई नुकसान न पहुंचा पाए। जब लीला 20 वर्ष की हुई तो 21 सुंदर वृक्ष उसके घर के चारों ओर खड़े थे। देखिए, बताइए, चिड़ियों ने उन पर अपना घोंसला बना लिया था। फूल खिलते थे, तितलियां उनके चारों ओर मंडराती थी। बच्चों ने उनके फलों का आनंद लिया, उनकी शाखाओं पर झूले और उनकी छाया में खेले। ठीक है, ऐसे ही हम जब भी हमारे घर में कोई भी बच्चा है उसके जन्मदिन पर लगाए, उससे क्या होगा कि बच्चे भी सीखेंगे ये चीज़। ठीक है, तभी तो बच्चे अपनी लाइफ में भी इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि पेड़ हमारे लिए बहुत बच्चों को साथ साथ बताते रहो कि ऐसे आप लोगों को करना है, क्योंकि पेड़ों से ही सब कुछ है। अगर पेड़ ऑक्सीजन नहीं देंगे तो जीवन ही संभव नहीं है। फिर यहाँ से देखते हैं हमारा वन्य प्राणी, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है वन्य प्राणी। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है।
वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार की सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृत्रिमों का निवास होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं हम हमारा बाघ। जो बाघ हमारा है राष्ट्रीय पशु है। क्या है? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात व गिरिवन में एशियाई शेरों का निवास है। गुजरात के गिरवन में किसका निवास है? एशियाई शेरों का। हाथी तथा एक सींग वाला, ये भी एग्जाम में एज इट इज आया हुआ था कि एक सींग वाला जो गेंडा है कहाँ पे मिलता है? असम में। जो एक सींग वाला गेंडा है वो कहाँ मिलता है? असम में। ठीक है, हाथी केरल में, कर्नाटक में भी मिलते हैं। जो हाथी हैं केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तानी तथा जंगली गधा कच्छ केरल में पाए जाते हैं। ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में, जैसे हमारे राजस्थान में। जो जंगली गधा है वो कहाँ पाया जाता है? कच्छ केरल में, गुजरात में। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी। और राष्ट्रीय पशु कौन सा है हमारा? बाघ। ठीक है, भारत में पक्षी जो है तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल और बत्तख इत्यादि भी पाई जाती हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भी हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? चलिए बताइए कौन कौन से पक्षी आपके इलाके में पाए जाते हैं। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कोबरा एवं क्रेत प्रमुख है। ठीक है, बहुत सारी प्रजातियां पाई गई है, लेकिन उनमें से प्रमुख कौन सा है? कोबरा एवं क्रेत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्यजीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी है। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्त परियोजना जैसी परियोजनाएं शुरू की हैं। तो बाघ और हाथियों को बचाने के लिए क्या परियोजना शुरू की है? बाघ परियोजना और हस्ती परियोजना। ठीक है, सरकार ने शुरू की है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम, मतलब ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि आपको पता है कौन कौन से हैं? तो यहाँ से देखते हैं। आप वन्यजीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मानते हैं। ठीक है, कब मानते हैं? अक्टूबर में। वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर में। ठीक है, कब से कब तक मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। यहाँ से देखते हैं वन्यजीवों के निवास को संरक्षित रखने की जागरूकता लाई जा सके। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर की कुछ हेडिंग दी गई है। यहाँ से देखते हैं। प्रवासी पक्षी। कुछ पक्षी पिंटेल, बत्तख, कर्ल्यू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्ट्रिंग प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्ट्रिंग जिसका वजन है 15 ग्राम, आर्कटिक प्रदेश से वो 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत में आती है। देखिए, जो आर्कटिक प्रदेश है वहाँ से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके जो है ये छोटा सा जो पक्षी है लिटिल स्ट्रिंग, ये आता है हमारे भारत में सर्दी के मौसम में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो आज हमारी ज्योग्राफी है, 6th क्लास की जो ज्योग्राफी है वो आज हमारी समाप्त होती है। ठीक है, हमारी जो ज्योग्राफी की 6th क्लास है वो हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, हम कल से अपनी जो है 7th क्लास की ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? बताइए, विश्व का सबसे अधिक
वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, कौन सा बताया था? मोसिनराम। एक सेकेंड, जो मेघालय में है ना, मेघालय का मोसिनराम। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जंगली तेंदुआ और बकरी कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हमारा जो ज्योग्राफी 6th क्लास ख़त्म होती है। मिलेंगे अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो सिविक्स की क्लास में। ठीक है, ओके, टेक केयर।